नमस्कार दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन। इसके पहले स्पर्श व्यंजन थे, हम अंतस्थ व्यंजन। इन्हें क्यों कहा गया अंतस्थ व्यंजन? क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है, यानी स्वरों और व्यंजनों के अंतर में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसमें आते हैं या, रा, ला, वा। अब देखिए इनका उच्चारण कहां से होता है। या का उच्चारण होता है तालु से। तालु बताया था, मूर्धा के अंदर होती है, ठीक है, और कंठ के ऊपर होती है तालु। यहां जब या का उच्चारण करेंगे तो जो हवा है, हवा तालु से छूकर बाहर निकलेगी, तो या का उच्चारण तालु से होगा। अब देखिए रा का उच्चारण होता है दंत मूल। या दंत मूल का मतलब जहां दांत लगे हुए हैं उन्हें हम शुद्ध हिंदी में कहते हैं मसूड़ा। ठीक है, या इसी को कहा जाता है वत्स। ठीक है, तो इनमें से एक आ सकता है, याद रखिए। ला का उच्चारण भी दंत मूल से होता है, मसूड़े से होता है, तथा इसी को कहते हैं वत्स। देखिए बा का उच्चारण, इसका उच्चारण होता है दंतोष्ठ से, यानी कि दांत प्लस ओष्ठ, या इसे कहते हैं होंठ। ठीक है, तो दांत का प्रयोग होता है और ऊपर वाले होंठ का प्रयोग होता है जब बा का उच्चारण किया जाता है। अब ये देखिए अल्प प्राण महाप्राण होंगे और सगोष में कौन होगा। देखिए शुरुआत आपने अल्प और महा से करी थी, तो इसमें भी आप अब स्पर्श व्यंजन में को भूल जाइए, उसमें अल्प महा का काम हो गया। अब हम फिर अल्प से शुरुआत करेंगे इसमें, तो अंतस्थ होंगे अल्प प्राण, इसके बाद ऊष्म व्यंजन भी आएगा। ठीक है, तो अंतस्थ हो गया अल्प प्राण, तो अल्प के बाद कौन आता है महा, तो ऊष्म व्यंजन महाप्राण होगा। अल्प महा में तो ये अल्प होगा, लेकिन सगोष में ये सगोष होगा। इसमें आ से शुरुआत नहीं होगी। अब तो जब अल्प्राण सगोष, अल्प महा इसी प्रकार से जे अल्प उस व्यंजन महा, और यहां जे सगोष वो फिर उस व्यंजन अघोष होगा। अब देखिए या, रा, ला, वा। या जो होता है इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। या कैसा होता है अर्ध स्वर, और वा भी अर्ध स्वर में आता है। क्यों आता है अर्ध स्वर में? क्योंकि ये आधे स्वर हैं, ना तो ये स्वरों में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। तथा रा, ये रा है लुंठित व्यंजन। लुंठित का मतलब होता है लुढ़क कर नीचे गिरना। जब रा का उच्चारण करते हैं हम, तो जो हमारी जीभ होती है वो ता में ऊपर छूलती है और लुढ़क कर नीचे आ जाती है। जैसे कि रा, देखिए ऊपर छूली और लुढ़क कर नीचे आई, इस कारण इसे लुंठित कहा जाता है। लू से लुंठित, लू से लुढ़कना, तो रा लुंठित व्यंजन है। तथा ला ये है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व मतलब इसमें पार्श्व का कोई काम होगा, पार्श्व का मतलब बगल से कोई। ठीक है, तो जब ला बोलते हैं हम, तो ला में जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर दंत मूल में जाके चिपक जाती है, तो जो हवा होती है, हवा अगल बगल से यानी पार्श्व से निकल जाती है। जैसे ला बोलिए ला, तो ऊपर जीभ चिपक जाएगी और हवा अगल बगल से निकल जाएगी, यानी पार्श्व से निकल जाएगी। पार्श्व से निकलने के कारण
ला को कहा जाता है पार्श्वी व्यंजन। ठीक है, तो याद रखिए या और वा आड़स्वर है, रा लुट्टित व्यंजन है और ला पार्श्वी व्यंजन है। देखिए ऊष्म या संघर्षी व्यंजन शब्द से, जैसे कि ऊष्म मीन्स होता है ऊष्मा, संघर्षी मीन्स घर्षण। जब भी जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु मुख के किसी भाग से स्पर्श करती हुई निकले, यानी कि घर्षण करती हुई या ऊष्मा उत्पन्न करती हुई निकले, ठीक है, तो वो हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें 4 होते हैं, सा, सा और श। ठीक है, ए श सलजम वाला सा, इसका उच्चारण होता है तालु। देखिए कैसे याद करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा लगी और छोटा ऊ की मात्रा कैसी बनती है, सलजम वाले सा की तरह। इसमें ऐसा और कर दें तो ये इसी प्रकार का सा बन जाएगा। तो ऐसे हमें याद रखना है, सलजम वाला सा ये तालु से बोला जाता है। अब देखिए ये वाला सा, षटकोण वाला सा, ये बोला जाता है मूर्धा से। मूर्धा में देखिए जो माँ बना हुआ है आगे, जे इसी सा जैसा बनता है। यदि थोड़ा और इसमें ऐसा कर दिया जाए तो ये माँ जैसा लगने लगेगा। तो षटकोण वाला सा मूर्धा से बनता है। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। और जिस सरौता वाला सा ये बनता है मसूड़ा या दंतमूल। दंतमूल जहां मूल मीन्स होती है जड़, जहां दांत की जड़ें होती हैं, यानी कि मसूड़ा। ठीक है, देखिए मसूड़ा में सा लगा हुआ है बीच में, तो ये सरौता वाला सा है, ये मसूड़े से बोला जाता है। अब देखिए इसमें आता है एक और हा। हा बोला जाता है कंठ के भीतर। ठीक है, अब देखिए आते हैं अल्पप्राण या महाप्राण, सघोष या अघोष। तो जो अंतस्थ व्यंजन थे, अंतस्थ व्यंजन, उसमें बताया था मैंने कि इससे पहले में अल्प महा अल्प महा बताया था। तो अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में भी ऐसे ही करना है। इसमें जे अल्प होगा तो जे महा होगा। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं होगा, इसमें हा शामिल नहीं है, याद रखिएगा कि वह तीनों सा शामिल हैं। जे है अल्प प्राण अंतस्थ व्यंजन, तो जे है महाप्राण। लेकिन इसमें जे अल्प था, इसमें लेकिन अघोष नहीं था, ये था अंतस्थ व्यंजन सघोष, तो ये अघोष होगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको याद रखना है। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण। अंतस्थ व्यंजन सघोष तो ऊष्म व्यंजन अघोष। लेकिन जो हा है, हा फुल एनर्जी के साथ बोला जाता है। आपने सनी देओल का डायलॉग सुना होगा, बहुत ज्यादा वो चिल्लाता है और हमेशा हे शब्द निकालता है, और हा का शब्द बहुत ज्यादा, हा वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करता है वो। तो उसकी आवाज कैसे निकलती है, बहुत बुलंदी के साथ, घोषणा के साथ निकलती है, जिसका घोष होगा। और उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा रहती है। ऊर्जा किसमें ज्यादा रहती है, महाप्राण में, तो जी महाप्राण होगा। इस प्रकार याद रखना है। हा बहुत ज्यादा आता है, ये सघोष हुआ या अघोष होगा। ये एक पावरफुल अक्षर है हा, तो ये सघोष और महाप्राण रहता है। ठीक है।